तो रूस की जो रणनीति रही है इस पूरे युद्ध के दौरान 2025 में खास करके उसे लेकर के रूस बार बार ये दावा करता है कि उसकी रणनीति की वजह से यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को अपने हथियार त्यागने पड़े हैं, युद्ध छोड़ करके भागना पड़ा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार रूस की वो रणनीति कौन सी है जिसकी वजह से वो कीव पर यानी यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। पुतिन के आवास पर हमला हुआ तो रूसी राष्ट्रपति का गुस्सा भड़क गया। रूसी सेना ने हमले तेज किए। रूस ने यूक्रेन पर हमलों का आरोप लगाया, साथ ही सबूत के तौर पर ड्रोन का फ्लाइट डेटा इकट्ठा किया। दावा है कि ड्रोन में रूसी राष्ट्रपति के आवास की लोकेशन पहले से ही फीड थी। उधर रूस के करीबी बेलारूस ने रूस के राष्ट्रपति आवास पर हमले को लेकर चेतावनी दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कीव पर हमले के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि रूस जल्द ही यूक्रेन फतह का अभियान शुरू कर सकता है। इसमें रूस के निशाने पर यूक्रेन की अहम इमारतें हो सकती हैं। मरिंस्की पैलेस यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सरकारी आवास मरिंस्की पैलेस है। ये रूस के निशाने पर पहले आ सकता है। राष्ट्रपति कार्यालय रूस के निशाने पर यूक्रेन का राष्ट्रपति दफ्तर भी हो सकता है। यहां से रूस पर हमले के लिए आदेश जारी होते हैं। वेरखोवना रादा यूक्रेन की संसद है। यहां पर भी रूस हमला कर सकता है। हाउस ऑफ गवर्नमेंट यूक्रेन की मंत्रिमंडल की बैठकें हाउस ऑफ गवर्नमेंट में होती हैं। माना जा रहा है कि यहां रूस बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। इसके अलावा कीव में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है।
माना जा रहा है कि बेलारूस में मौजूद रूस के जवान कीव में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा बेलारूस से ही कीव पर अटैक भी किया जा सकता है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी एजेंसी CIA ने पुतिन के आवास पर हमले को लेकर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपी है, जिसमें रूस के दावों को झूठा बताया गया है। तो रूस पर जो अटैक हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं रूस ने यह तय कर लिया है कि जब तक वो कीव को ले नहीं लेगा, अपने में मिला नहीं लेगा, इसी तरीके से हमले करते रहेगा। जानकारी ये आ रही है कि रूस के खिलाफ अब नेटो ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अब नेटो ने ये तैयारी कहां पर शुरू की है और आखिरकार किस तरीके से ये तैयारी की जा रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। रूस की समुद्री सीमा के करीब वॉर ड्रिल की जा रही है। ये वॉर ड्रिल जो की जा रही है वो नेटो देशों की तरफ से की जा रही है। ये वॉर ड्रिल हो रही है नॉर्वेजियन समुद्र में। नेटो का जो अभ्यास किया जा रहा है, नेटो जो अभ्यास कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, उसमें नॉर्वे, नीदरलैंड, कनाडा, जर्मनी सभी देश शामिल है। आपको याद होगा कि नेटो से लेकर के यूरोप तक रूस बार बार ये चेताते रहता है कि अगर किसी को उससे युद्ध करना है तो वो कर सकता है। ऐसे में इस बार नेटो देशों ने कह दिया है कि ठीक है, तैयारी फिर हम भी शुरू कर देते हैं और उनकी तरफ से ये जो नेटो देश है इनकी तरफ से ये युद्धाभ्यास शुरू किया गया है, जिसमें नॉर्वे भी शामिल है, नीदरलैंड भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है और जर्मनी भी शामिल है। अब इनकी तरफ से जो ये ड्रिल की जा रही है वो नॉर्वेजियन समुद्र में की जा रही है। यहाँ पर बाकायदा आप ड्रिल की जो तस्वीरें हैं वो भी देख सकते हैं। हालांकि समुद्र में भी ये इसी तरीके से ड्रिल की जा रही है, युद्धाभ्यास किया जा रहा है कि कभी भी कहीं से भी अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और यही बात बार बार किसकी तरफ से दोहराई जा रही है? यूरोप की तरफ से दोहराई जा रही है। यूरोप को लेकर के भी रूस बार बार धमकी देता रहता है कि यूरोप पर भी वो हमला करने के लिए तैयार है। अगर यूरोप के देश लड़ना चाहते हैं तो रूस मुंहतोड़ जवाब देगा। तो यूरोप हो या फिर नेटो हो, दोनों ही अपनी तैयारियां करके रख रहा है, क्योंकि 2022 में फरवरी में जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस दिन से लेकर के आज तक नॉर्वे हो या फिर जर्मनी हो या फिर इटली हो या फिर अन्य देश हो जो कि नेटो और यूरोप के देश हैं, वो लगातार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका भी उसी का सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए रूस भड़का हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में सबको लगा था यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है, उसकी कोई शक्ति नहीं है, उसे हराना बहुत आसान होगा रूस के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस को ये युद्ध लड़ते लड़ते 4 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो यूक्रेन पर कब्जे का सिर्फ और सिर्फ दावा कर रहा है, कब्जा कर नहीं पाया है। उसकी वजह यही है कि नेटो देशों की तरफ से हथियार मुहैया करवाए जाते हैं यूक्रेन को, यूरोप की तरफ से हथियार मुहैया करवाए जाते हैं यूक्रेन को, और इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से भी हथियार मुहैया करवाए जाते हैं यूक्रेन को। इसलिए यूक्रेन ना तो पीछे हटा और ना ही इस युद्ध में अभी तक हारा है। अब नेटो के देश भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये डर सताने लगा है कि रूस कहीं ना कहीं इस बात से चिढ़कर के बैठा हुआ है कि जिस पर वो 4 दिन में कब्जे का दावा कर रहा था उसके खिलाफ वो 4 साल से लड़ते आ रहा है। तो अब कब्जा नहीं हुआ है, उसकी वजह जब नेटो यूरोपीय देश है तो वो नेटो को, यूरोपीय देशों को कभी भी निशाना बना सकता है। और इसी की वजह से नेटो की जो सेनाएं हैं वो समुद्री सीमा पर अब वॉर ड्रिल करना शुरू कर चुकी हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब आइए आपको बताते हैं रूस का वो कथित स्पेशल ऑपरेशन जिससे यूरोप हिल गया है और उसका कम्युनिकेशन ही पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। आपने नेटो की बात जान ली, अब आप यूरोप के बारे में सुनिए। अचानक यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच कम्युनिकेशन लाइन ठप हो गई और जांच के बाद जो सच सामने आया उसने यूरोप के माथे पर बल डाल दिए। दरअसल फिनलैंड की खाड़ी में एक जहाज रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से इजराइल के लिए निकला था। दावा है कि जहाज ने बीच समंदर में ही लंगर डाल दिया। भारी भरकम एंकर और उसकी चेन समंदर के तल पर घिसटती चली गई और इस वजह से समंदर की गहराई में मौजूद केबल्स आपस में उलझते चले गए और टूट गए। इस घटना में समंदर में मौजूद 5 केबल्स को भारी नुकसान हुआ और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी से एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन के बीच कम्युनिकेशन लाइन ठप हो गई। समंदर की सतह पर 10 देशों के वॉरशिप मौजूद थे। समंदर की गहराई में सबमरीन मौजूद थीं। इसके बावजूद एक जहाज अपना काम कर गया। आरोप है कि यह जहाज फिटबर्ग रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा था। घटना की जानकारी तब हुई जब फिनलैंड की टेलीकॉम कंपनी एलिसा ने अलार्म बजाया। कंपनी ने हेलसिंकी और ताल्लिन के बीच केबल्स में खराबी की जानकारी दी। आनन फानन में फिनलैंड से F-35 ने उड़ान भरी। फिनिश बॉर्डर गार्ड्स ने भी जांच शुरू की।
शुरुआती जांच में सामने आया कि यह नुकसान एस्टोनिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र में हुआ। जांच में सामने आया कि जहाज का एंकर समंदर में था। ऐसे में आशंका एंकर से ही केबल्स को नुकसान पहुंचने की है। हालांकि मामले की जांच चल रही है। खबर है कि क्रू में रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान के लोग शामिल थे। इस तरह के मल्टीनेशनल क्रू अक्सर रूस की शैडो फ्लीट में होते हैं। जर्मनी ने पहले ही दावा किया था कि रूस समंदर के अंदर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। बाल्टिक सागर में यूरोप की 35 बड़ी ऑप्टिकल केबल्स मौजूद हैं, जिनसे यूरोप का करीब 90% से ज्यादा कम्युनिकेशन निर्भर करता है। इनकी हिफाजत के लिए 20 से ज्यादा युद्धपोत और 8 पनडुब्बियां तैनात रहती हैं। इसके अलावा 5 विमान 24 घंटे गश्त करते रहते हैं। जाहिर है, ना कोई गोली चली, ना कोई जहाज उड़ा, लेकिन यूरोप में खतरे का ऐलान जरूर बज गया। माना जा रहा है कि रूस के इस तरह के हाइब्रिड अटैक और भी बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने देखा कि आखिरकार क्या तैयारी की गई है यूरोप के लिए भी, यानी कि नेटो के देश हो या फिर यूरोप के देश हो, दोनों पर ही रूस अब नजरें गड़ा करके बैठा हुआ है, क्योंकि रूस ये ठान चुका है कि इस साल की जो शुरुआत हुई है उसमें उसका जो रेजोल्यूशन है वो यही है कि उसे यूक्रेन पर किसी भी तरीके से कब्जा करना है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि यह युद्ध यूक्रेन से निकल करके दूसरे देशों को भी अपनी लपेट में ले सकता है, इस आग में दूसरे देशों को भी जला सकता है।